जब विक्रम ने फोन पर सुना कि रुद्र को जल्दी से जल्दी उसकी टीम के आदमी पोर्ट पर चाहिए, तो उसे इतना तो समझ आ गया कि बात सिर्फ ड्रग्स से रिलेटेड नहीं है, जरूर कोई बड़ी बात है। विक्रम ने जल्दी से मुंबई के कुछ लोगों को फोन किया और कहा, बॉस ने अभी मुंबई पोर्ट पर बुलाया है, जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। इतना कहकर विक्रम ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बस फिर क्या था, पूरी मुंबई में एक कोने से दूसरे कोने में बस फोन की रिंगटोन बजने की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में ही शांत मुंबई में गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगा। 10 मिनट्स में ही ऐसा लगने लगा कि मुंबई नींद से जाग गई हो। मुंबई की सड़कों पर लग्जरी गाड़ियों की तेज स्पीड में चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाजें साफ सुनी जा सकती थी। आधा घंटा ही बीता होगा कि पोर्ट पर लग्जरी गाड़ियां का आना शुरू हो गया था। पोर्ट पर खड़ी गैंग के हेड ने सोचा कि ये शायद दूसरी गैंग के आदमी हैं। जो 4 बजे आने वाले थे वो अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि 10 मिनट्स ही हुए होंगे कि तभी वहां हेलीकॉप्टर्स की आवाजें भी सुनाई देने लगी, जो पोर्ट पर ही उतर रहे थे। अब उस हेड को डर का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में वहां 12 to 15 हेलीकॉप्टर्स और 70-80 लग्जरी गाड़ियां आ गई थी, पर जब उनमें से कोई नहीं उतरा तब जाकर उसे लगा कि हाँ, ये शायद मैक्स के ही आदमी हैं और उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। उसने सुना था कि मैक्स बहुत बड़ा आदमी है। रोहन तो ऐसा नजारा अपनी आंखों से पहली बार देख रहा था। ऐसा नजारा तो किसी मूवी में भी देखने को नहीं मिलता, जैसा वो अपनी रियल लाइफ में देख रहा था। 4 बजने में थोड़ा ही समय था। अभी तक कोई भी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स से उतरा नहीं था। दूर से एक दूसरा पानी का जहाज आता दिखाई दे रहा था। उस पर 100 से ज्यादा आदमी थे, जो सभी गन से लैस थे। वो पानी का जहाज किनारे पर आ चुका था। उसमें से 70 से 80 आदमी उतरकर पोर्ट पर आ चुके थे। वहां इतने हेलीकॉप्टर और इतनी सारी गाड़ियों को देखकर उस विदेशी आदमी ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, हमको बहुत खुशी हुआ तुम्हारा सिक्योरिटी का सिस्टम देखकर। पर उस हेड को तो लगा था कि ये मैक्स के आदमी है। जो इस गैंग का हेड था वो मुंबई पर अपना अधिकार करना चाहता था। उसने पहले आरएसआर का नाम सुना तो था, पर वो आरएसआर को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझता था। उससे उस हायर ऑफिशियल मिनिस्टर ने भी कहा था कि मैंने दिल्ली में आरएसआर का बहुत नाम सुना है, उससे थोड़ा सावधान रहना। उस हेड ने मिनिस्टर से कहा था कि ये मुंबई है, तुम्हारी दिल्ली नहीं, जो यहाँ कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा। वो मिनिस्टर भी अभी ही उस पद पर नियुक्त हुआ था। उसे भी आरएसआर के बारे में ज्यादा नहीं पता था। अब सभी ने गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स से उतरना शुरू कर दिया। सभी आदमी हाईली ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स से उतर रहे थे। उन्हें देखकर मैक्स डर से कांप गया। शायद उसने कुछ नोटिस कर लिया था, क्योंकि जो वेपन्स उन आदमियों के पास थे वो दूसरे देशों की, जैसे अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड की सेना के पास होते थे, और वो वेपन्स आरएसआर ग्रुप द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए जाते थे। वो वेपन्स किसी भी अदर ग्रुप और गैंग को नहीं दिए जाते थे। अगर ये वेपन्स उनके पास है तो इसका मतलब मिस्टर आरएसआर यहाँ मौजूद है। अब मैक्स घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर जमीन पर झुका लिया। जैसे ही मैक्स ने ऐसा किया तो उसके आदमी भी घुटनों पर बैठ गए। वो हेड सोच रहा था कि ये किसी पावरफुल आदमी के लोग हैं, जिनके सामने मैक्स जैसा बड़ा आदमी भी घुटनों पर बैठ गया। मैक्स इंग्लिश में अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, पर हेड तो समझ रहा था कि मैक्स उन्हें ऐसे झुककर सम्मान दे रहा है। मैक्स को पता था कि ऐसे डर्टी वर्क्स आरएसआर को पसंद नहीं है। उसने सभी देशों में ये मैसेज पहुंचाया था कि उसके देश में ये काम नहीं होंगे। जब मैक्स इंडिया के लिए निकला था तो उसे आगाह भी किया था कुछ लोगों ने कि वो आरएसआर का देश है, वहां मत जाओ, पर उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़े थे। उसने उन सब की बात ये कहकर टाल दी थी कि आरएसआर पूरे इंडिया पर थोड़ी नजर रख सकता है। अब उसे अपनी भूल का पछतावा हो रहा था। वही हेड तो घुटनों पर बैठा ही नहीं था, उसे अपनी पावर का थोड़ा घमंड भी था। जो आदमी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स से उतरे थे वो 300 के आसपास आदमी थे। वैसे अंदर ही अंदर तो हेड भी डर रहा था। सार को तो वो हेड पावरफुल समझता ही नहीं था। तभी उन्हें कुछ दूरी से एक आदमी ब्लैक मास्क पहने वहां आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर तो मैक्स का गला ही सूख गया, और वो हेड तो बस उस आते हुए आदमी को पहचानने की कोशिश ही कर रहा था। आरएसआर को देखकर उसके ट्रेन्ड आदमियों ने घुटनों के बल बैठकर उसे सम्मान दिया। वो सीन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे एक किंग चलकर अपनी प्रजा के बीच आ रहा हो, पर आज आरएसआर की आंखों में अलग ही गुस्सा दिखाई दे रहा था।
तभी वो हेड आरएसआर से हाथ मिलाने के लिए आगे ही बढ़ा था कि तभी एक बुलेट उसकी हथेली को चीरकर पार निकल गई। ये बुलेट आरएसआर के आदमी ने ही चलाई थी। वो इतने ट्रेन्ड थे कि उन्हें आरएसआर का बिहेवियर देखकर ही पता चल जाता था कि उन्हें क्या करना है। उस हेड का नाम सुलेमान था। अब सुलेमान को दर्द के साथ डर का भी एहसास हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, भाई आप कौन हैं? मेरी आपसे क्या दुश्मनी? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह चुप होकर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तभी वहां खड़े एक आदमी के फोन पर विक्रम ने किसी की लाइव लोकेशन भेजी थी। विक्रम को भी नहीं पता था ये किसकी लोकेशन थी, बस आरएसआर ने कहा था इसे अपने किसी खास आदमी के पास फॉरवर्ड करने के लिए। जब उस आदमी के मैसेज के पॉपअप की वॉइस रुद्र ने सुनी तो उसने कहा, मुझे अगले 5 मिनट्स में उस लोकेशन की सारी लड़कियां यहाँ चाहिए और जिस लड़की की वो लोकेशन है उसे बड़ी इज्जत के साथ यहाँ लेकर आओ। अगर उसे तुम्हारी वजह से एक खरोंच भी आई तो समझ लेना तुम्हारा आज इस धरती पर आखिरी दिन है। वो आदमी 50 लड़कों को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। वो उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए एक बड़े से कंटेनर के सामने पहुंचा। उसने बुलेट फायर करके उस कंटेनर का बड़ा सा ताला तोड़ा। जैसे ही डोर ओपन हुआ तो उसने बहुत सारी लड़कियां थी। उन लड़कियों को ड्रग्स दिया गया था। उनको ड्रग्स दिए शायद काफी ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए वे अपने होश में थी, पर उन्हें अभी भी ड्रग्स का हल्का सा नशा था। वो सभी लड़कियां गन्स पकड़े आदमियों को देखकर डर से कांप रही थी। तभी उस आदमी ने आगे आकर कहा, आप सभी को घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी अब सेफ हो। पर उन लड़कियों का तो डर से बुरा हाल हो रहा था। उस आदमी की उम्र 35 साल से ऊपर थी। वहां सभी लड़कियां अधिकतर 18-20 साल की थी। उस आदमी की आंखें नम हो गई थी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। Please guys follow my YouTube channel or give likes and comments on my story Billionaire CEO's Secret Wife Season 2। जिस आदमी को आरएसआर ने भेजा था उस आदमी की उम्र 35 साल से ऊपर थी। उसका नाम आरशब था। वहां सभी लड़कियां अधिकतर 18 से 20 साल की थीं। उन लड़कियों की ऐसी हालत देखकर उन सभी लड़कों की आंखें नम थीं। ऋषभ ने कहा, बच्चियों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं समझा सकता, पर हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। उसके मुंह से अपने आप को बच्ची सुनकर उन्हें ऋषभ की आवाज में अपनापन सा फील हुआ, पर वो सभी ऐसे ही धोखे से यहाँ लाई गई थी। उन्हें विश्वास तो नहीं हो रहा था। जब किसी का विश्वास टूटता है तो वह जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। ये ही हाल उन लड़कियों का भी था, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उन सब ने ऋषभ की बात मान ली। अभी ऋषभ को उस लड़की को भी तलाश करना था। उसने लोकेशन को ट्रेस किया और उन सभी लड़कियों के बीच से निकलकर एक लड़की के सामने पहुंचकर बोला, मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। वो लड़की डरी सहमी खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ देखे जा सकते थे। वैसे उस लड़की को कोई चोट तो नहीं लगी थी। उस आदमी को देखकर वो डर से कांप रही थी। तभी ऋषभ ने कहा, मैडम आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सर आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ की बात सुनकर उसे आरएसआर की याद आ गई, पर यह ख्याल उसे बस कुछ पल के लिए ही आया था। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, वो यहाँ मुंबई कैसे आ सकते हैं? उन्हें थोड़ी पता है मैं यहाँ हूँ, और वो भी इस हाल में। तभी वो अपनी सोच से बाहर निकली। अब उसे यकीन हो गया था कि उसे किसी ने खरीद लिया है या उसे कहीं और भेजा जा रहा है। बाकी लड़कियों का भी यही हाल था। वो भी उस लड़की की तरह ही सोच रही थी। उस लड़की के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे आरएसआर के अलावा किसी और की भी बहुत याद आ रही थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, पर कभी उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाई थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपने दिल की बात उससे क्यों नहीं कही थी। अब उस लड़की ने अपनी तकदीर को स्वीकार कर लिया था। उसके लिए अब कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मौका मिलते ही वो इस दुनिया को ही छोड़ देगी। उसके आंखों से आंसू टप टप करके गिर रहे थे। ऋषभ समझ रहा था कि उन लड़कियों पर क्या बीत रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो लड़की ऋषभ के पीछे पीछे चल दी। उसके साथ बाकी सभी लड़कियां भी चल दी। चारों तरफ से गार्ड उन्हें कवर कर रहे थे। थोड़ी देर में सभी आरएसआर के पास पहुंच गए। उन सभी लड़कियों ने दूर से ही देख लिया था कि वहां बहुत सारे आदमी खड़े हैं। उनकी सभी उम्मीदें तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। सभी लड़कियों ने सिर झुकाए हुए थे। उन लड़कियों के पैर कांप रहे थे। सभी लड़कियों को देखकर
आरएसआर की आंखें भी नम हो गई थीं। रुद्र ने ऋषभ की तरफ देखा, जैसे कि वो इशारों ही इशारों में उस लड़की के बारे में पूछ रहा हो। ऋषभ उसकी बात समझ गया। उसने कहा, बॉस, ये है वो मिस जिसके लिए आपने बोला था। वो लड़की डर से कांप रही थी, पर उसने सिर बिल्कुल नीचे झुकाया हुआ था। रुद्र को उसे पहचानने में 1 सेकंड नहीं लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपने आप पर कंट्रोल करके कहा, अक्षिता। जैसे ही ये आवाज अक्षिता के कानों में पहुंची तो वो तो वहां पर जम सी गई। उसे लगा जैसे ये उसका वहम है। उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। रुद्र ने दोबारा उसका नाम बोला, तब जाकर वो अपने होश में आई। उसने अपना सिर उठाया तो सामने आरएसआर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर अपने भाई के गले लग गई। उसने कहा, भाई, ये सच में आप ही हो? उसके मुंह से भाई शब्द सुनकर वहां खड़ा हर इंसान डर से कांपने लगा। खुद उसके आदमी तक डर गए थे। सबने उस लड़की को आरएसआर को भाई कहते हुए सुना था। अब तो यहाँ रुद्र तांडव होगा। उन लड़कियों को भी समझ आ गया था कि वो अक्षिता नाम की लड़की इस आदमी की बहन है। उन्होंने सोचा था कि शायद ये 2 गैंग्स के बीच की दुश्मनी है, पर अब उनका बचने का तो कोई चांस नहीं। मैक्स को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। उसने मन ही मन कहा, इस बेवकूफ ने आरएसआर की बहन को ही अगवा कर लिया। सुलेमान भी कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी बड़े आदमी की सिस्टर को ही अगवा कर लिया था। मैक्स गिड़गिड़ाते हुए बोला, मिस्टर आरएसआर, मुझे माफ कर दो। मैं कभी आज के बाद इंडिया नहीं आऊंगा। जब उसके मुंह से उन लड़कियों ने आरएसआर नाम सुना तो वो भी इतने बड़े आदमी का नाम सुनकर घबरा गई थी। बीते कुछ महीनों में आरएसआर के ये नाम देश के कोने कोने में पहुंच गया था। अब उन लड़कियों का डर खत्म हो गया था। उन्हें पता था कि आरएसआर ने देश के विकास के लिए बहुत काम किया था। रुद्र अभी अपनी बहन को ही संभालने में लगा हुआ था। सुलेमान ने नहीं सोचा था कि ये आदमी आरएसआर होगा। अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने आरएसआर को इतने हल्के में लिया। आरएसआर की आंखों में जलती आग को देखा जा सकता था। उसने अक्षिता को देखकर कहा, तुम्हें किससे डर लग रहा है जो तुम अब भी कांप रही हो? आरएसआर ने तेज आवाज में चिल्लाकर उन लड़कियों से भी पूछा, क्या तुम्हें अब भी इन जानवरों से डर लगा रहा है? पर लड़कियों ने कुछ नहीं बोला। रुद्र ने विक्रम को पहले ही वहां आने के लिए फोन कर दिया था। वो और रोहन भी वहां आ गए। विक्रम ने जब वहां अक्षिता को देखा तो उसके दिल में भी एक खंजर सा चुभ गया। रोहन अक्षिता को नहीं जानता था। अब विक्रम को समझ आ गया कि रुद्र क्यों आज इतने गुस्से में था। विक्रम को भी रुद्र के गुस्से से डर लग रहा था। रुद्र ने अक्षिता को विक्रम के पास भेजा और उसने विक्रम के हाथ से पुराने जमाने की एक शाही तलवार ले ली। उसने अक्षिता से कहा, तुम्हें आंखें खुली रखनी है। रुद्र ने फिर चिल्लाकर पूछा, क्या तुम्हें इन जानवरों से डर लग रहा है? लड़कियों ने कांपते हुए कहा, नहीं भैया, लेकिन उनकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र के आदमी पहले ही शिप पर जाकर सभी आदमियों को ले आए थे और उनसे उनकी गन्स भी छीन ली थी। आरएसआर की आवाज से सभी आदमियों की रूह तक कांप रही थी। रुद्र ने चिल्लाकर उन लड़कियों से कहा, आज तुम आंखें खोलकर सिर्फ अपने भाई को देखोगी। मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब सब लड़कियां आरएसआर को एकटक देख रही थी। रुद्र ने म्यान से तलवार निकाली और गिड़गिड़ाते हुए मैक्स का सिर धड़ से अलग कर दिया। आरएसआर का ये रूप देखकर एक बार तो लड़कियां भी डर गई। अक्षिता अपने भाई का ये रूप पहली बार देख रही थी। एक लड़की ने हिम्मत करते हुए कहा, भाई, इन सबको मार दो। रुद्र ने उस लड़की से कहा, तुम्हारा डर खत्म हुआ। लड़की ने कहा, भाई, अभी हम भी उस अंधेरे कंटेनर में ऐसे ही कांप रहे थे। अब वही डर मुझे इनकी आंखों में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रुद्र ने कहा, तुम्हें अब भी डर लग रहा है? सभी लड़कियां चिल्लाकर बोली, नहीं भाई, इन सबको मार दो, ये जानवर है। अगर आप नहीं आते तो क्या ये हमें छोड़ते? मारो भाई इन्हें। उस पोर्ट पर शोर गूंजने लगा। रुद्र सुलेमान के पास गया। उसकी डर से पेंट गीली हो गई। रुद्र ने हंसते हुए लड़कियों से कहा, देखो ये कितना कमजोर है। क्या डर से तुम्हारी भी पेंट गीली हुई थी? लड़कियों ने कहा, नहीं भाई, पर इसकी तो हो गई। इसलिए कहता हूं कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। ये सिर्फ तुम्हारे मन का डर है। जब तुम इससे बाहर निकल जाओगी ना तो किसी की क्या मजाल कि तुम्हें आंख उठाकर भी देखे। उसकी बात पूरी होते ही सुलेमान का सिर जमीन पर लुढ़कते हुए जा रहा था। अब वहां किसी लड़की के मन में कोई डर नहीं रह गया था। रोहन तो रुद्र का ये रूप देखकर एक्साइटेड हो गया था। रुद्र के आदमियों ने बाकी सभी को ठिकाने लगा दिया था।
आखिर उन लड़कियों को किसने धोखा दिया था? अक्षिता कैसे यहाँ पहुंची थी? क्या रुद्र उनका भी यही हाल करेगा जो इन लड़कियों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2। रुद्र ने ऋषभ से कहा, जल्द से जल्द मुझे वो सभी इस दुनिया से गायब चाहिए जिन्होंने इन लड़कियों को यहाँ तक पहुंचाया था, और इन सभी लड़कियों को इनके घर छोड़ दो। ऋषभ ने जी बॉस कहकर हाँ में सिर हिलाया। और विक्रम, कल तक मुझे उन लोगों के बारे में जानकारी चाहिए जिनकी वजह से अक्षिता यहाँ पहुंची। उसके बाद सभी कार में बैठ गए और वहां से निकल गए। वो कार मुंबई के एक आलीशान होटल के सामने आकर रुकी। आरएसआर अधिकतर अपने ही होटल्स में ही रुकता था, पर यह शानदार होटल आदित्य शर्मा और रुद्र का एक साथ पार्टनरशिप में ओपन किया मुंबई के सबसे शानदार और लेविश होटल्स में से एक था। आज आरएसआर ने किसी को बिना बताए ही इस होटल में विजिट किया था। वैसे रुद्र 2 से 3 महीनों में अपने होटल्स में विजिट करता रहता था। वो ऐसे ही इस दुनिया का किंग नहीं बना था। कार में से आरएसआर बाहर निकला और सभी के साथ उस 7 स्टार होटल में चला गया। आरएसआर सीधा रिसेप्शन पर गया। विक्रम, रोहन और अक्षिता सभी उसके साथ चल दिए। वैसे चलते हुए अक्षिता की खूबसूरती निखर कर सामने आ रही थी। आरएसआर ने रिसेप्शन पर जाकर एक लग्जरी रूम के लिए बोला, सर अभी हमारे मैनेजर आ रहे हैं, वो ही आपको रूम के बारे में बताएंगे सर। वो अगर एक्स्ट्रा मनी की डिमांड करे तो मना कर देना। रिसेप्शनिस्ट ने उसके कपड़े और रंग ढंग देखकर समझ लिया था कि ये कोई रिच आदमी है। उसने पहले ही मैनेजर को कॉल कर दिया था। कॉल करना उस रिसेप्शनिस्ट की मजबूरी थी, क्योंकि उसने पहले 8-2 कॉस्ट्यूमर्स के बारे में नहीं बताया था, तो मैनेजर ने उसे लास्ट वार्निंग दी थी। वो मैनेजर कॉस्ट्यूमर से ज्यादा मनी चार्ज करता था। वैसे भी 7 स्टार होटल में अधिकतर रिच फैमिली ही आती थी। आरएसआर से अभी रिसेप्शनिस्ट ने उस मैनेजर के बारे में कुछ कहा ही था कि तभी उन्हें अपनी तरफ मैनेजर आता हुआ दिखाई दिया। हाउ मे आई हेल्प यू सर, मैनेजर ने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर इन्हें प्राइवेट रूम चाहिए। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर अभी प्राइवेट रूम तो अवेलेबल नहीं है, पर सर अगर आप चाहे तो मेरे एक जानकार अभी प्राइवेट रूम में गए हैं, तो मैं उन्हें रूम का डबल ऑफर देकर आपके लिए प्राइवेट रूम रेडी कर सकता हूँ। उसकी मुस्कुराहट में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। वो मैनेजर अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन हुआ था। आरएसआर ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, आपका नाम? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर मेरा नाम नैन्सी है। आपकी क्वालिफिकेशन? आरएसआर ने पूछा। तभी मैनेजर बोला, सर ये हमारे रूल के अगेंस्ट है, हम किसी को भी अपनी प्राइवेट डिटेल नहीं दे सकते। आरएसआर ने कहा, मिस नैन्सी आपको 7 स्टार्स होटल्स के रूल पता है। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लड़की ने कहा। और आपका एक्सपीरियंस? आरएसआर ने कहा। सर 5 years, उस लड़की ने कहा। कंग्रेचुलेशन मिस नैन्सी, यू आर सिलेक्टेड। उस लड़की ने कहा, सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पर आरएसआर ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गया। तभी विक्रम ने कहा, आज आपको नाइट शिफ्ट के बाद मॉर्निंग में कॉल आ जाएगी। इतना कहकर वो सभी आरएसआर के पीछे पीछे चल दिए। मैनेजर ने भी उनके साथ चलते चलते कहा, सर आपने रूम तो बुक ही नहीं किया। विक्रम ने कहा, हमें रूम बुक कराने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं सर। विक्रम ने कहा, मॉर्निंग में सब समझ आ जाएगा। और इतना कहकर वो मैनेजर को छोड़कर लिफ्ट से अपने प्राइवेट फ्लोर पर चले गए। वो कहने को तो प्राइवेट रूम था, पर उसमें 5 रूम अलग अलग थे और एक बड़ा सा हॉल था। रूम में जाकर रोहन और विक्रम तो अलग अलग रूम में चले गए। अब अक्षिता और रुद्र ही रह गए। रुद्र ने कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? और तुम्हारे गार्ड्स कहाँ हैं? अक्षिता ने कहा, भाई मैं एक नई फ्रेंड के साथ मुंबई आई थी। उसने कहा था मुंबई में काफी बड़ा फैशन शो का इवेंट हो रहा है, तो मैं किसी को बताए बिना दिल्ली से मुंबई आ गई थी। भाई मुंबई में मॉडलिंग कंपटीशन तो था, पर सभी लड़कियों को मेरी तरह ही मुंबई लाया गया था। हम 50 लड़कियां थीं। फैशन शो के बाद लंच का अरेंजमेंट था, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होना था। पर जैसे ही हमने खाना खाया उसके कुछ देर बाद ही सब घूम गया और उसके बाद जब होश आया तो हम सभी उस कंटेनर में थे। इतना सब सुनकर तो आरएसआर के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। रुद्र ने कहा,
वैसे ये फैशन शो कहाँ था? भाई होटल वेस्टर्न में। ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। उसके बाद उसने विक्रम का नाम लिया। विक्रम दौड़कर वहां आ गया, साथ में रोहन भी आ गया। रुद्र ने कहा, ऋषभ से पूछो, कुछ पता चला? विक्रम ने ऋषभ से कॉल करके कहा, कुछ पता चला? ऋषभ ने कहा, बॉस ये लड़कियां पिछले 1 वीक से होटल वेस्टर्न से उठाई गई है। जब विक्रम ऋषभ से कॉल पर बात कर रहा था तो उसके मोबाइल पर एक पीडीएफ मैसेज आया। ये डार्क बटरफ्लाई का मैसेज था। उस पीडीएफ में वेस्टर्न होटल के सीईओ करण थापड़ के साथ और 80 लोगों के नाम थे। ये सभी इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसमें 50 से ज्यादा तो लड़कियां थी। रुद्र ने रिप्लाई में किस का मैसेज भेज दिया। दृष्टि और नायरा ने पूरी रात काम किया था। वो और नायरा थक गए थे। नायरा ने दृष्टि से कहा, बॉस आज कितने दिनों बाद वो पुरानी फीलिंग आई है। दृष्टि ने कहा, सही कहा तुमने, आज कितने दिनों बाद तुम्हारे मुंह से बॉस सुना है। पर आज ये बॉस सुनने की फीलिंग अलग ही थी। इस एक वर्ड ने पुरानी यादें ताजा कर दी। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दृष्टि के फोन पर मैसेज पॉपअप की वॉइस सुनाई दी। उसने फोन लेकर मैसेज देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने भी रुद्र को बहुत सारे किसेस इमोजी भेज दिए। बॉस लगता है जीजू का मैसेज है जो आप इतनी शर्मा रही हो। दृष्टि ने कहा, अच्छा जी, जैसे विक्रम का नाम सुनते ही तुझे तो कुछ फील ही नहीं होता। उसका नाम सुनते ही तो तू आसमान में ही उड़ने लगती है और मेरे लिए बात बना रही हो। ये तो गलत बात है। नायरा ने कहा, तो मैंने कब कहा कि मुझे फील नहीं होता? मुझे तो अच्छा ही लगता है। मेरा बस चले तो मैं तो अभी जोर से चिल्लाकर उनका नाम पुकारूं, पर उन्हें मेरी कद्र ही कहाँ है। जब से गए हैं तब से एक कॉल भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा जी, जैसे उसे तो बड़ा पता है कि तुम इस वक्त भी उल्लू की तरह मेरे सिर पर बैठी हो। दृष्टि ने कहा। नायरा ने कहा, अरे तो पता होना चाहिए ना कि मैं उल्लू की तरह। वेट क्या कहा आपने? नायरा रुककर कुछ सोचते हुए बोली। नायरा का ऐसा फेस देखकर दृष्टि की हंसी छूट गई। नायरा एक पिल्लो लेकर दृष्टि के साथ पिलो फाइट करने लगी। दृष्टि की बच्ची, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। उन दोनों ने तब तक मस्ती की जब तक उनकी सांस नहीं फूल गई। उसके बाद दोनों एक साथ नायरा के रूम में ही सो गए। तभी विक्रम कॉल डिस्कनेक्ट करके रुद्र के पास आया। उसने कहा, बॉस इसमें वेस्टर्न होटल का हाथ है। तभी रुद्र ने पीडीएफ मैसेज विक्रम को फॉरवर्ड करते हुए कहा, सुबह 9 बजे मुझे ये सभी वेस्टर्न होटल में चाहिए। विक्रम ने वो मैसेज ओपन किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर क्या देखा था विक्रम ने उस मैसेज में? आखिर क्या होने वाला था वेस्टर्न के सीईओ के साथ? आरएसआर क्या पनिशमेंट देगा? इस घटना से जुड़े लोगों को आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। Please guys follow my YouTube channel Nitesh Novel Writer or give likes and comments on my story Billionaire CEO's Secret Wife Season 2। विक्रम ने वो मैसेज ओपन किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पीडीएफ मैसेज में सबसे ऊपर वेस्टर्न के सीईओ मिस्टर करण थापड़ का नाम और उसके गैंग से जुड़े होने का प्रूफ था। ऐसे ही 80 लोगों का नाम था। विक्रम ने कहा, बॉस आपने इतनी जल्दी इनका पता कैसे लगाया? रुद्र ने बस एक ही शब्द बोला था, डार्क बटरफ्लाई, और उसके बाद विक्रम को सब समझ आ गया। उसने वो मैसेज ऋषभ को भेज दिया और उसके साथ ये भी मैसेज भेजा, सुबह 9 बजे ये सभी बॉस को वेस्टर्न होटल में चाहिए। और हाँ, इस पीडीएफ मैसेज को रीड करके हार्ट अटैक से मत मर जाना। जब ऋषभ ने मैसेज रीड किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने पीडीएफ मैसेज ओपन किया तो उसे इतनी जोर का शॉक लगा कि एक बार तो उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई। अब उसे विक्रम की बात समझ आई। ऋषभ थोड़ा नॉर्मल होकर अपने आप से ही बोला, ये बिग बॉस भी ना कब क्या कर दे, कुछ कह नहीं सकते। इनका नेटवर्क भी तो ऐसा है कि 2 मिनट में किसी के भी बारे में पता लगा लेते हैं। अरे यार, इन्हें कौन समझाए कि आज के टाइम में इंस्टेंट नूडल्स बनाने में भी 2 मिनट्स से ज्यादा टाइम लगता है। चलो वैसे भी भूख लगी है, पहले इंस्टेंट नूडल्स ही बना ले। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये कहावत किसी ने भूखे पेट लिखी होगी या खाना खाने के बाद। ये क्वेश्चन तो मैं विक्रम सर से ही करूंगा। उसके बाद ऋषभ इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खाता है और फिर अपने काम पर लग जाता है। सुबह के 8 बजने में 5 मिनट्स ही रह गए थे। नैन्सी की शिफ्ट खत्म होने वाली थी। आज वो बेचैन थी क्योंकि सुबह 5 बजे किसी ने उससे कहा था कंग्रेचुलेशन। बस जब से ये ही बात उसके दिमाग में चल रही थी, तभी उसे होटल के दरवाजे से एक आदमी पुलिस की वर्दी पहने
2 कांस्टेबल्स के साथ आता दिखाई देता है। वो डर से कांप रही थी। जैसे ही वो पुलिस वाला रिसेप्शन डेस्क पर आता है, उसे देखकर नैन्सी हड़बड़ाते हुए कहती है, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? उसके सिर से बहती पसीने की बूंदें बता रही थी कि वो बहुत डरी हुई है। नैन्सी एक गरीब फैमिली से आती थी। उसका पुलिस के चक्करों में पड़ने का मतलब था कि अपने माँ बाप का सिर झुका देना। अगर आज उसके ऊपर कोई बात आई तो इससे अच्छा वो मरना पसंद करेगी। अब उसके आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, तुम ही मिस नैन्सी हो? नैन्सी ने हाँ में सिर हिलाया। हमें तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। वो पुलिस वाला उस मैनेजर का रिलेटिव था। सुबह की फ्रस्ट्रेशन उसने नैन्सी पर निकालने की सोची। नैन्सी उसे भाव नहीं देती थी और वो ठरकी मैनेजर नैन्सी की खूबसूरती के पीछे पागल था। वैसे नैन्सी भी देखने में अक्षता की तरह ही ब्यूटीफुल थी, इसलिए उस मैनेजर ने प्लान बनाया कि पहले वो उसे जेल में बंद करवाएगा और उसके बाद वो खुद उसे छुड़वा कर उसे अपने जाल में फंसा लेगा। पुलिस वाले ने नैन्सी से कहा, हमें तुमसे भी कुछ बात करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें सबके सामने हथकड़ी पहनाकर यहाँ से ले जाऊं। इतना सुनते ही उसकी हार्ट बीट तेजी से चलने लगी। अब उसके कदम चलने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। नैन्सी ने सोचा कि उस आदमी के कंग्रेचुलेशंस बोलने का ये मतलब था। पुलिस वाले ने उसकी बिगड़ती तबीयत पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस वाले ने उससे चिल्लाते हुए कहा, तुम चल रही हो या मैं खुद तुम्हें हथकड़ी पहनाकर ले जाऊं? उस पुलिस वाले की कड़क आवाज सुनकर नैन्सी अंदर तक कांप गई थी। जैसे ही नैन्सी ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, वो वहीं पर एकदम गिर पड़ी। उसी समय शर्मा फैमिली के बेटे मिस्टर आदित्य शर्मा एंट्री गेट से अंदर की तरफ आ रहे थे। आदित्य के 10-12 पर्सनल बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे। अंदर आते हुए उसका ध्यान उस लड़की के पीले पड़े हुए चेहरे पर गया। जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंच पाता, वो लड़की एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। प्लीज गाइज, फॉलो माई पॉकेट FM चैनल और गिव रिव्यू, लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी। आदित्य ने तेजी से दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करी, पर उसे देर हो गई थी। गार्ड्स को भी समझ नहीं आया कि उनके बॉस एकदम से क्यों दौड़ पड़े। अचानक से जमीन पर कुछ धम से गिरने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने जल्दी से दौड़कर घुटनों के बल बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसने सबसे पहले उस लड़की की पल्स चेक करी, पर उसकी हार्ट बीट चल नहीं रही थी। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, सर ये इन जैसी लड़कियों का रोज का ड्रामा है। आप नहीं जानते, पहले ये गलतियां करती है और फिर बचने के लिए ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। तभी आदित्य ने अपनी अंगारों के समान लाल आंखों से उस पुलिस वाले को देखा तो उसकी आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। आदित्य के बॉडीगार्ड्स उसी एरिया में चारों तरफ फैल गए। उसके बाद आदित्य ने उस लड़की को माउथ टू माउथ CPR दिया और फिर उसकी चेस्ट पर दोनों हाथ रखकर 30 टाइम्स प्रेस किया, पर उस लड़की में कोई हलचल नहीं दिखी। अब उस लड़की की तबीयत देखकर पुलिस वाले को भी डर लग रहा। लड़की का फेस बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो लड़की जैसे उसके शरीर में से किसी ने उसकी जीवन शक्ति को छीन लिया हो। तभी आदित्य ने दोबारा उस लड़की के नीले पड़े नाजुक से होठों पर अपने होठ रखकर CPR दिया तो एकदम से तेज सांस लेने के साथ उस लड़की की आंखें खुल गईं। वो दोनों बड़े ही ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। लड़की को किसी के लिप्स अपने लिप्स पर फिल हो रहे थे। उस लड़के की गर्म सांसें नैन्सी को मदहोश कर रही थी। वो आज तक कभी किसी लड़के के इतना नजदीक नहीं आई थी। तभी आदित्य उससे दूर हटा। अब जाकर आदित्य की नजर नैन्सी के क्यूट से फेस पर पड़ी। वो देखने में कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल थी। वो लड़की उस लड़के को घूर घूर कर देख रही थी। तभी आदित्य ने उसे धीरे से खड़े करते हुए कहा, आपको शॉक की वजह से माइनर हार्ट अटैक आया था। वैसे आपको ये शॉक किस वजह से आया था? तभी वहां पर मैनेजर आ गया। उसने पुलिस वाले को इशारे से नैन्सी को ले जाने के लिए कहा। आदित्य की बात सुनकर फिर उसे सारी बात याद आ गई। अभी तक उसने अपने पीछे खड़े पुलिस वाले को देखा नहीं था। जैसे ही पुलिस वाले ने उसके सामने आकर कहा, मुझे लगता है कि अब आप शायद बिल्कुल ठीक है, तो अब तुम हमारे साथ चल सकती हो। नैन्सी फिर डर से कांपने लगी। उसके हाथ में अभी भी आदित्य का हाथ था। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब आदित्य को समझ आ गया कि उसे वो शॉक क्यों लगा था। आदित्य दोबारा उसकी बिगड़ती तबीयत को देख सकता था। पता नहीं क्यों आज पहली बार किसी लड़की को इतना परेशान देखकर उसे अपने अंदर कुछ भारी सा फील हो रहा था।
आदित्य ने जल्दी से नैन्सी को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि आदित्य उसकी हालत देखकर समझ गया था कि इस पागल लड़की को फिर से हार्ट अटैक आ सकता है और इस बार ये अटैक बहुत सीरियस हो सकता है। उसने प्यार से नैन्सी से कहा, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा रहा, अब तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उस लड़के की आवाज सुनकर नैन्सी को सच में अच्छा फील हुआ। उसकी घबराहट भी कम हो गई, पर उसका कांपना कम नहीं हुआ। आदित्य ने उसको कसकर अपनी बाहों में पकड़ा और धीरे से उसके कानों में कहा, अब किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें छू भी सके। क्या आदित्य नैन्सी को वहां से अपने साथ ले जाएगा? क्या पुलिस वाले नैन्सी को वहां से ऐसे ही जाने द? क्या कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? आखिर क्यों पुलिस नैन्सी को अपने साथ ले जाना चाहती है? आज RSR उन सभी के साथ क्या गट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2। आदित्य ने प्यार से नैन्सी से कहा, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा रहा, अब तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उस लड़के की आवाज सुनकर नैन्सी को सच में अच्छा फील हुआ। उसकी घबराहट भी कम हो गई, पर उसका कांपना कम नहीं हुआ। आदित्य ने उसको कसकर अपनी बाहों में पकड़ा और धीरे से उसके कानों में कहा, अब किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें छू भी सके, चलो चलते हैं यहाँ से। जब आदित्य ने कहा चलते हैं यहाँ से, तब जाकर उसका कांपना बंद हुआ। नैन्सी को भी उसकी बाहों में एक अलग ही सुकून सा मिल रहा था। जैसे ही आदित्य वहां से जाने को हुआ तो मैनेजर ने चिल्लाकर आदित्य से कहा, मिस्टर, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मैनेजर को ज्वाइनिंग किए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वो आदित्य को जानता नहीं था। पुलिस वाले ने भी कांस्टेबल्स को उस लड़की को पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही कांस्टेबल उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी 10 से 12 बॉडीगार्ड्स ने आकर उन सभी को घेर लिया। वो सभी गार्ड्स वेपन से लेस थे। उन्होंने अपनी गन्स का एम मैनेजर और उन पुलिस वालों पर किया हुआ था। अब वो पुलिस वाला और मैनेजर डर से कांप रहे थे। पुलिस वाले ने हकलाते हुए कहा, सर आप ये गलत कर रहे हैं। तभी मैनेजर बोला, आप जानते नहीं है ये होटल किसका है? आदित्य ने बोला, किसका है? मैनेजर ने कहा, शर्मा फैमिली के बेटे मिस्टर आदित्य शर्मा का है। अच्छा तो बुलाते क्यों नहीं हो उसे? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आदित्य शर्मा का नाम सुनकर नैन्सी कांपते हुए आदित्य के पीछे से पुलिस वाले से बोली, सर मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, आपने यहाँ पर आने वाले कॉस्ट्यूमर से ज्यादा मनी चार्ज करके उनके साथ धोखा किया है। अब उसे समझ आ गया कि उसे मैनेजर ने फंसाया है। उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसने आदित्य से कहा, सर थैंक यू मेरी हेल्प के लिए, पर अब मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। और कांपती आवाज में उसने इंस्पेक्टर कहा, चलो इंस्पेक्टर। ये बोलते हुए उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और जैसे ही नैन्सी आगे बढ़ी, किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। वो सीधा आदित्य के सीने से टकरा गई। तभी आदित्य ने नैन्सी को बाहों में कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या आप मुझे FIR की कॉपी दिखा सकते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, अभी हम केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आदित्य ने गुस्से में इंस्पेक्टर से कहा, और तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए इस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हो? और क्या तुम्हें इस बात का आइडिया भी है कि अगर बाहर किसी लड़की के बारे में ये बात फैल गई तो उसकी रेप्यूटेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आदित्य शर्मा ने कहा, मुझे 2 मिनट में ये इंस्पेक्टर सस्पेंड चाहिए। तभी उसके एक पर्सनल गार्ड ने कहा, ठीक है बॉस। और उसने तभी किसी हाई ऑफिशियल को फोन करके कहा, मैं आदित्य शर्मा का PA बोल रहा हूँ। आदित्य शर्मा का नाम सुनकर उस इंस्पेक्टर और मैनेजर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और नैन्सी के कानों में जब उस PA के शब्द पड़े तो वो तो आदित्य की बाहों में ही फ्रीज हो गई। उधर से अर्जुन राणा की आवाज आई, सुनाइए, क्या सेवा करे आपकी? उस पर्सनल बॉडीगार्ड ने उस इंस्पेक्टर का नाम बताते हुए कहा कि उसने नैन्सी को झूठे केस में फंसाया है और ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आदित्य शर्मा की फियांसे ये सुनकर मैनेजर और वो इंस्पेक्टर दोनों की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून नहीं। आदित्य ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इन्हें यहाँ से बाहर फेंको और इस मैनेजर की अच्छे से खातिरदारी करना। इतना कहकर आदित्य नैन्सी का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। चलते हुए नैन्सी ने कहा, सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आदित्य ने कहा, मुझे पता है, और सर सॉरी, आपके गार्ड्स ने मुझे आपकी फैया से समझ लिया। ये बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन गार्ड्स को पता था कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए,
पर आज गार्ड्स की बात सुनकर आदित्य बहुत खुश हुआ था। आदित्य ने अपने कोट की जेब से एक एनवेलप निकालकर नैन्सी को देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर। दूसरी तरफ RSR रेडी होकर अक्षिता, विक्रम और रोहन के साथ वेस्टर्न होटल के लिए निकल जाता है। ऋषभ को उन सबको पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो सभी वेस्टर्न होटल में पार्टी कर रहे थे। ऋषभ की टीम उन सभी को पकड़कर सेलिब्रेशन हॉल में ले आए। उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो नशे में ही थे। अब इंतजार था तो सिर्फ RSR के आने का। 10 से 12 लोग ही अपने होश में थे। वो इतने सारे वेपन से लैस आदमियों को देखकर घबरा रहे थे। तभी एक स्पोर्ट्स कार के तेजी से टायर फिसलने की आवाज वेस्टर्न होटल के मेन डोर पर सुनाई दी। RSR की कार मेन डोर से एंट्री करते हुए वेस्टर्न होटल में करेक्ट 9 बजे पहुंच चुकी थी। ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 मिनट कम। RSR अपनी कार से बाहर निकला। उसके साथ बाकी सभी भी कार से निकले। उन सभी की आंखों में नींद साफ देखी जा सकती थी। एक पर्सनल गार्ड उन्हें होटल के सेलिब्रेशन हॉल में लेकर जाता है। वहां पर 80 के आसपास लोगों को रखा गया था। RSR ने कहा, इन सब पर पानी डालो। ठंडा पानी डालने से सभी पूरी तरह से होश में आ गए। कारण थापड़ ने कहा, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर मेरे बारे में जानते होते तो शायद मुझसे पंगा लेने की नहीं सोचते। उसने इतना बोला ही था कि विक्रम ने उसे खिंचकर एक थप्पड़ मारा। उसकी नजर वहां खड़ी अक्षिता पर गई। अक्षिता को देखकर वो सोचने लगा कि ये तो उस कंटेनर में होनी चाहिए थी। ये यहाँ पर है, इसका मतलब ये कोई सुलेमान से भी पावरफुल आदमी है। तभी एक लड़की ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें इससे अच्छी लड़कियों की सप्लाई कर सकती हूँ। उसने ये सब अक्षिता की तरफ इशारे करते हुए कहा था, पर उन्हें क्या पता था कि आज उन सबका सामना डेविल से हुआ है। तभी अक्षिता ने उसी लड़की की ओर इशारे करते हुए कहा, भाई वो लड़की थी जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। अक्षिता के मुंह से उस आदमी को भाई कहते सुन अब सबके कान खड़े हो गए। तभी रुद्र ने उस लड़की के पैर पर गन शॉट फायर किया। उस गन पर तो सप्रेसर लगा हुआ था, पर उस लड़की की चीख ने सभी को ये बता दिया था कि बुलेट उस लड़की को लगी है। अब वो सभी डर रहे थे। RSR ने कहा, इन सभी को मुंबई के समुद्र की सैर करा दो। उन सभी को कुछ समझ नहीं आया। तभी करण थापड़ ने कहा, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विक्रम ने एक थप्पड़ उसे जड़ते हुए कहा कि किसी की इतनी औकात नहीं है कि जो RSR को कुछ दे सके। RSR का नाम सुनते ही तो मानो सभी पैरालाइज ही हो गए। करण थापड़ मन ही मन सोच रहा था कि उन्होंने RSR की बहन को अगवा कर लिया था। अब तो उनके पास पछतावा करने का भी टाइम नहीं था। RSR, विक्रम, रोहन और अक्षिता सभी वहां से होटल के लिए निकल गए थे। ऋषभ ने उन सभी को एक कंटेनर में बंद करके एक आयरलैंड पर छोड़ दिया था। यहाँ इतने जंगली जानवर छोड़े हुए थे कि वहां कितने ही लोग छोड़ दो, अगली सुबह तक उनकी हड्डियों तक देखने को नहीं मिलती थी। वहीं आदित्य का दिया हुआ लेटर जब नैन्सी ने ओपन किया तो वो उस लेटर को देखकर हैरान रह गई। नैन्सी को दिल्ली की मेन ब्रांच में डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिला था। उसने हकलाते हुए कहा, सर मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप शायद मुझे कुछ ज्यादा ही काबिल समझ रहे हो। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई YouTube चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट।